तो आज हम हमारा एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो आपका सेकंड पेपर है, इसके 5वें चैप्टर पर आ गए हैं, उत्सर्जन की कार्य की। तो सबसे पहले कि हम उत्सर्जन के बारे में बात करें, उसके पहले हमें ये जानना होगा कि उत्सर्जन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। तो सजीवों के लक्षण हम जानते हैं कि सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उपापचय से। और हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम इस ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उस समय पर कुछ हानिकारक पदार्थों का भी निर्माण इसके द्वारा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, कोशिकीय श्वसन की, तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट और कुछ मात्रा में वसा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है, और इसके साथ में ऊर्जा जो है वो बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को अगर हम देखें, उनका रासायनिक संगठन अगर हम देखें, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन मॉलिक्यूल से मिलकर के और बने होते हैं। इससे बन क्या रहा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल की प्राप्ति हमें यहाँ पर हो रही है। तो ये जो जल बना है हमारा, ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं के काम में आ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में कि ये लंग्स के द्वारा शरीर से बाहर जो है वो निकाल दी जाती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय से जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कोई विशिष्ट ऑर्गन, किसी विशिष्ट अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो श्वसन अंगों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और जल जो है वो काम में आ जाता है। लेकिन एक तीसरा इंपॉर्टेंट घटक है हमारे भोज्य पदार्थों का, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, डाइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल में हमने वहाँ पर बात करी है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी कि ये कई अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके और प्रोटीन का निर्माण वहाँ पर करते हैं। तो अमीनो अम्लों का संरचना हमने देखी थी वहाँ पर कि उसके अंदर NH2 ग्रुप जो है वो पाया जाता है। तो जब इसका उपापचय होता है, तब ये नाइट्रोजन जो है वो अमीनो ग्रुप के रूप में वहाँ से बाहर निकलती है। और इसका क्या होगा कि ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में इसके द्वारा होता है। इन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ विशिष्ट अंगों की आवश्यकता होती है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें कशेरुकदंड पाया जाता है या कशेरुकी जिनको हम कह रहे हैं, उनमें ये क्रिया किडनी या वृक्क के द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सामान्यतः प्राय हम ये कहते थे कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नहीं, जो नाइट्रोजन उपापचय के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि नाइट्रोजन युक्त उपापचयी अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो अंग सहायता प्रदान करते हैं, उनको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए एक टर्म है होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्थैतिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा कि समस्थैतिकता या होम्योस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग क्लॉड बर्नार्ड के द्वारा
किया गया था। अब ये क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको बनाए रखना, ये समस्थैतिकता कहलाता है। तो ये समस्थैतिकता डिस्टर्ब किस तरह से हुई कि हमारे शरीर में ये उत्सर्जी उत्पाद बने, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यदि इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर नहीं निकाला जाएगा तो ये हानिकारक हैं, और इसके कारण से ये जो स्थिति हमारे शरीर के अंदर बनी हुई है उसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हमारा ये होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेंगे। इससे क्या होगा, आंतरिक वातावरण जो है वो बदलेगा, और इसके साथ साथ आपका अम्ल और क्षार का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में ये नाइट्रोजन उपापचय के अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते रहें तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, हो सकती है, हो जाती है। इसलिए इनको निकालना शरीर से आवश्यक है। तो उत्सर्जन का महत्व क्या है, इन चीज़ों से आपकी एक पिक्चर क्लियर हुई होगी कि ये उत्सर्जन में ये अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो हमारे शरीर में बन रहे हैं और इनको शरीर से बाहर निकालना है होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए। होम्योस्टेसिस शब्द क्लॉड बर्नार्ड ने 1885 के अंदर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो पहली चीज़ हो गई कि उत्सर्जन जो है वो हमारे शरीर में समस्थैतिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ये जो क्रिया हो रही है। दूसरी चीज़, इस क्रिया में हो क्या रहा है कि जो उपापचय के द्वारा हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा भी कई पदार्थ हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जैसे आपका क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये भी बहुत हानिकारक पदार्थ हैं लिविंग सिस्टम्स के लिए। तो इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, और जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में वही स्थिति जो कि इनके बनने के पहले थी वो आ जाएगी, यानी कि हम कहाँ आ गए हैं, होम्योस्टैटिक स्टेट के अंदर आ गए हैं, समस्थैतिक स्थिति में हम वापस आ गए हैं। ओके, अब विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग इनमें होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, अकशेरुकियों में होने वाला उत्सर्जन। तो जो एक कोशिकीय जंतु हैं उनमें, क्योंकि उनका पूरा शरीर जो है वो एक कोशिका से बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई अलग से अंग की बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अंग तंत्र वहाँ पर नहीं है। उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन के स्तर हैं जिनके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो कोशिका स्तर का है। तो वहाँ पर सारे कार्य जो हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा किए जाने हैं। तो जो उत्सर्जित पदार्थ बने हैं, इन उत्सर्जित पदार्थों को जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं, उससे विसरण के द्वारा ये हो जाती है। विसरण की क्रिया के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन और ऑस्मो रेगुलेशन में डिटेल से बात इसकी कर चुके हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, प्रोटोजोअन्स में कुछ जंतुओं में संकुचनशील रसधानी यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो इस क्रिया में मदद करती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो, जैसे जो एनिमल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रह रहे हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर एनिमल्स, उनके शरीर में लगातार पानी अंदर जाता रहेगा। इस पानी को अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो सेल जो है बस्ट हो जाएगी और एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए वहाँ पर क्या पाया जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि इस पानी को इकट्ठा करके और शरीर से बाहर निकालती है। इस क्रिया के साथ में उत्सर्जन का काम भी अपने आप हो जाता है। चलिए हम इससे कुछ अधिक विकसित प्रकार के प्राणियों पर चलते हैं, जैसे आपका स्पंज, ओरिफेरेंस और सिलेंट्रेट्स। इनमें जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको एपिडर्मिस की कोशिकाओं से सीधे बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, नंबर एक। दूसरा, जो एंडोडर्म है उसकी कोशिकाएं, जो इनमें ओरिफेरेंस में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और सिलेंट्रेट्स में एक गुहा पाई जाती है जिसको कि हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जठर वाहिनी गुहा कहते हैं, जो कि एक ही ओपनिंग से खुलती है और उसी से बंद हो रही है, यानी कि आपका एंट्री भी उसी से होगी और एग्जिट भी उसी से होती है। तो
उस कैविटी के अंदर डाल दिए जाते हैं, और वो कैविटी जब बाहर निकालेगी सब्सटेंसेस को, उसके साथ ये अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाएंगे। प्लेटी हेलमिंथिस पे आइए। प्लेट वर्म्स, चपटे कृमि, इनमें विशिष्ट उत्सर्जी अंग के रूप में थोड़ा डिफरेंशिएशन हमें यहाँ देखने को मिला है पहली बार, कि ज्वाला कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं जो उत्सर्जी अपशिष्ट को सीधे शरीर से बाहर निकालने का काम करेगी। अब ज्वाला कोशिका की संरचना कैसी है और ये किस प्रकार से क्रिया करती है, इसको हम देखें कि ये सीलोमिक फ्लूइड से सब्सटेंसेस को, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको ये बाहर निकालेगी। ये स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर हैं, उत्पाद के जैसे स्ट्रक्चर हैं, और इनके द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इस कोशिका के अंदर एंटर हो जाते हैं। हमने इसका नाम क्या कहा है? फ्लेम सेल्स का है। अब फ्लेम सेल क्यों कहा है ये भी अभी आपको बताऊंगा मैं। यहाँ भी ध्यान रखिए कि ये एक कोशिका है। तो इसके अंदर ये बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, इसके यहाँ पर ये वाला 3 नंबर वाला, और ये इस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में, जो कि डॉटेड स्ट्रक्चर से बताया हुआ है, डॉट से बताया हुआ है। और ये इस कोशिका के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसको कि हम कोशिका गुहा या सेल ल्यूमन कह रहे हैं। इस सेल ल्यूमन में आपका बेसल ग्रेन्यूल के साथ में जुड़े हुए कुछ सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सभी सीलिया एक साथ मिलकर के एक गुच्छ बना लेते हैं जिसको हम सीलियरी टफ्ट कहते हैं। और ये जो गुहा है वो आगे जाकर के एक ट्यूब्यूल के रूप में बाहर की ओर खुल जाती है, नलिका के रूप में खुल जाती है। तो इस कोशिका को हमने फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका क्यों कहा है? क्योंकि ये जो फ्लैजिलम का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कि हवा से दीपक की लो जो है वो कांपती है, थरथराती है। तो इसलिए इस कोशिका को फ्लेम सेल जो है वो कहा जाता है। किसमें पाई जाती है? प्लेटी हेलमिंथीज या प्लेट वर्म्स के अंदर। इसके बाद आ जाइए आप एनेलिडा में। एनेलिडा में सेप्टल नेफ्रिडिया के द्वारा जो देह गुहा द्रव है, तरल सीलोमिक फ्लूइड है, उससे इसको बाहर निकाला जा रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए अब यहाँ पर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है। इसको नेफ्रोस्टोम्स जो है वो कहा जाता है। ये इसका माउथ है, ये नेक है, और इस तरह से इसके अंदर पदार्थ घूमता हुआ ये आपका वापस बाहर निकल जाता है। ये इसकी लिम्ब है ना। इसका स्ट्रक्चर आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है, इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा है। आप आ जाइए आप इंसेक्ट ग्रुप के ऊपर, आर्थ्रोपोड्स में। इंसेक्टा में मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं कि जो बॉडी फ्लूइड है उससे अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करती है और उनको आहार नाल में डाल देती है। देखिए आप यहाँ पर कॉकरोच का एक उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं कि ये आपका ये आपकी मिडगट है और ये हाइंडगट है। इनके जॉइंट पर ये आपका मेलपिजियन ट्यूब्यूल जो है वो पाई जाती है। ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल, इसको बाहर निकाल करके बताया हुआ आहार नाल को। सीलोमिक फ्लूइड है ये इसके अंदर, जो आप बॉडी फ्लूइड जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर। इस बॉडी फ्लूइड से ये इकट्ठा करेंगी इनको और इनको आहार नाल के अंदर डाल देगी, जिसको कि आहार नाल के साथ में जब बिना पचा हुआ भोजन जो है आहार नाल से निकलेगा, तब ये उत्सर्जित पदार्थ उससे बाहर निकल जाएंगे। आर्थ्रोपोडा में ही क्रस्टेशिया में अगर हम देखें तो उनमें एंटीना या मैक्सिला के ऊपर ग्रंथियां होती हैं जो कि उत्सर्जन का काम करती हैं। मोलस्का में एक से अधिक जोड़ी वृक्क जो हैं वो पाए जाते हैं और जो फ्लूइड के साथ साथ ब्लड से भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। और इकाइनोडर्मेटा में अगर आप आएंगे तो उनमें विशिष्ट उत्सर्जी अंग जो है वो अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो बॉडी फ्लूइड है उसमें अमीबोसाइट सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये अमीबोसाइट सेल्स जो हैं वो इन उत्सर्जित पदार्थों को एकत्र करके और डिस्पोज करने का काम करती है। चलिए अब हम आ जाते हैं कशेरुकियों में उत्सर्जन के बारे में। तो कशेरुकियों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें हम अंगों की बात करें तो मुख्य रूप से किडनी की हम बात करते हैं, लेकिन किडनी के अलावा कुछ और दूसरे सहायक अंग हैं, वे भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। जैसे आपका स्किन हो गया। स्किन को अगर आप देखेंगे कि स्किन किस तरह से ये करती है, तो स्किन में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियां जिनको कहा जाता है, जो कि पसीना बनाती हैं
स्वेट जो है वो बनाती हैं। इसके साथ साथ पसीने के साथ में कुछ उत्सर्जी लवण भी त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, इनका त्याग इसके द्वारा कर दिया जाता है। पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम ये करती है। देन आ जाइए आप लंग्स पर। पिछले चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं और उसके साथ साथ कुछ जल की मात्रा को भी बाहर निकालने का काम ये करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गन लिपिड। हम बात करें किडनी सिस्टम हो गया आपका, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लीवर, यकृत क्या करता है कि ये ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने का काम करता है, नंबर एक चीज। दूसरा, किस प्रकार से करता है इसको समझिए आप यहाँ पर, कि ये पित्त वर्णकों को बाहर निकालता है। अब ये पित्त वर्णक कहाँ से आए हैं इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हीमोग्लोबिन है ओल्ड आरबीसी में, जब इन आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इससे बाइल पिगमेंट्स का निर्माण जो है वो होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और ये विस्टा के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीवर का यहाँ पर कि जो अमोनिया है उससे यूरियोटिलिक जंतुओं में ये यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जब आएगा तब इसके बारे में और डिटेल से हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसको ब्लड के साथ में किडनी तक पहुंचाया जाता है और जब मूत्र बनता है तो उसके साथ में यूरिया जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देन आहार नाल, आहार नाल केवल डिफिकेशन का ही काम नहीं करती हैं, यानी कि जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको ही केवल बाहर निकालने का काम नहीं करती हैं। इसके अलावा ये कुछ लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट आदि लवणों को ये शरीर से बाहर निकालती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो होता है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको स्प्लीन और लीवर के द्वारा बाइल जूस के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंच करके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में बाहर निकालने का काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था यूरोक्रोम, स्टर्कोबिलिन, डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने इनको पढ़ा है। ओके, देन क्लोम, गिल्स, जो मैराइन फिशेज हैं क्योंकि वो ऐसे जल में रह रही हैं जिनमें की लवणों की मात्रा आवश्यकता से अधिक है। ये लवण जब इनके शरीर के अंदर आ जाते हैं तो इन ग्रंथियों के द्वारा जो क्लोम के द्वारा भी इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्लोम वहाँ पर श्वसन के साथ साथ लवण को बाहर निकालने का कार्य भी कर रहे हैं। साल्ट ग्लैंड्स, कुछ मैराइन बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, इगुआना, बिल्कुल आपका जो कैलोटिस है उससे मिलता जुलता ये होता है, गार्डन लिजार्ड जिसे हम कहते हैं। इनमें इसका जो नासा छिद्र हैं उनके पास में साल्ट ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं और वो समय समय पर जो अतिरिक्त लवण उनके शरीर में एकत्र हुआ है उसको इससे बाहर निकालने का काम करती है। इसी तरह से मैराइन बर्ड्स में भी ये ग्लैंड्स होती हैं और जो लवणों को बाहर निकालने का काम करती हैं। एक आ जाइए आप लीवर के अलावा स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसको कहा जाता है, कि ये और प्लस लीवर की सेल ये डैमेज आरबीसी को नष्ट करने का काम करती हैं और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि जो हीमोग्लोबिन बनता है उस हीमोग्लोबिन के कारण से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये और यूरोक्रोम ये बनते हैं। एक स्टर्कोबिलिन बनता है उपापचय की क्रिया के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, यूरोक्रोम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलेगा और जो आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से इसको बाहर निकाला जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं किडनी पर, कि अधिकांश कशेरुकियों में मुख्य उत्सर्जी अंगों के रूप में एक जोड़ी वृक्क जो है वो पाए जाते हैं। ये वृक्क हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? वाटर बैलेंस का काम करते हैं, कि शरीर में आवश्यकता से अधिक जल जो आ गया है उसको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरा, जो नाइट्रोजन उपापचय के अपशिष्ट पदार्थ हैं
उनको, साथ ही लवणों को और कुछ अन्य पदार्थों को भी ये शरीर से मूत्र के साथ में बाहर निकालने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन उत्सर्जन के रूप में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।